नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं विश्व मोहन और साथ ही हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्लोजिंग कॉल्स की, लेकिन बताते हैं कि अगले 1.5 घंटे आपके लिए क्या कुछ खास इस शो में रहने वाला है। वो बड़े एक्शन कौन से होंगे जिन्हें आपको मिस नहीं करना है। तो 2:05 पे आपके लिए हम लेकर आएंगे एफएनओ मार्केट का चेक। आपके लिए वो लेवल्स बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जिसके आधार पर आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे। मार्केट एट 3 होगा 3 बजे, BTST और STBT कॉल्स भी होगा 3:10 पे, और साथ ही 3:20 पे आपके लिए इवेंट्स टू वॉच लेकर आएंगे। तो पूरा एक्शन भरा ये 1.5 घंटा होगा, जहां पर बाजार की पूरी तैयारी हम करवाएंगे और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए देकर आएंगे। लेकिन चलिए बाजार पर नजर डालें तो आज निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है और आज बाजार बेहद सीमित दायरे में दिख रहा है। निफ्टी 26,200 के आसपास दिख रहा है और एक रेंज में आज पूरे ही दिन कारोबार होता दिखा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी यही हाल है। छुट्टियों का सीजन शुरू हो चुका है और यहाँ पर वॉल्यूम भी थिन वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भी सुस्ती दिख रही है और यही हाल यहाँ घरेलू बाजार में भी है। आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं बाजार पर, वो है IT शेयर्स। कोफोर्ज को देखिए तो 4 से 5% तक की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा IT के अलावा कुछ और सेक्टर्स की बात करें जहाँ पर आज दबाव है, वह PSU शेयरों में आज एक्शन दिख रहा है। कोल इंडिया का शेयर BCCL के IPO की खबर के बाद से 4% दौड़ा है। साथ ही एक और खबर कोल को लेकर आई थी कि कोल इंपोर्ट अप्रैल से नवंबर महीने के बीच में 4% कम हुआ है। आज मेटल में आज भी चमक जारी है और NMDC आज 4% ऊपर है। ओपनिंग शो में हमने आपको राय भी दी थी, NMDC हमारे ओपनिंग ट्रेड्स में राय दी गई थी और आज देखिए एक जबरदस्त तेजी के साथ आज इस सत्र में NMDC में कारोबार हो रहा है। तो मेटल की तेजी लगातार जारी है और हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई से मेटल इंडेक्स अब हार्डली 1% की दूरी पर रह गया है और तमाम शेयर गजब के मूव दिखाए हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम वाले हों, चाहे वो कॉपर वाले शेयर हों, जिंक वाले हों, स्टील वाले हों, अक्रॉस द बोर्ड हमने तेजी दिखी है। लेकिन आज की हाईलाइट ये है कि निफ्टी ने लगाया ही तेजी की हैट्रिक। हालांकि उतार चढ़ाव हो रहा है वीकली एक्सपायरी के चलते और एक रेंज भी काफी टाइट है निफ्टी की। 26,200 का जो रेजिस्टेंस है वहां पर अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसको निफ्टी पार करेगा इंट्राडे के दौरान? अब जो बचा हुआ सत्र है, क्या स्ट्रेटजी आपकी इंडेक्स में होनी चाहिए, इस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फटाफट देख लेते हैं कि कुछ और शेयर जहां पर आज मूव तगड़े आए हैं सत्र में। विश्वमोहन बताइए आज के बिग बजर्स कौन से हैं? अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले IT सेक्टर पे हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि IT सेक्टर में जिस तरह की गिरावट दिख रही है और चौतरफा गिरावट आज दिख रही है और इसको लीड कर रहा है कोफोर्ज, जहां पे मिड कैप IT से गिरावट आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स है आज के बाजार में जहां पे ऑर्डर के दम पे ज़बरदस्त तेजी है। यहाँ पर नज़र रखेंगे एंटनी वेस्ट है, सांघवी मूवर्स है, GPT इंफ्रा है। तो अलग अलग ऑर्डर की खबरें और यहाँ पर एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिल रहा है। एंटनी वेस्ट में तो 8% के आसपास की तेजी, हालांकि इस साल अगर देखें तो एक बड़ा वेल डिस्ट्रॉयर भी रहा है। आज सरकारी शेयरों में आज PSU कंपनियों में एक अच्छी तेजी है। कोल इंडिया देखिए करीब करीब 4% की तेजी है, जैसा हम कह भी रहे थे कि यहां पर BCCL के जो IPO की खबर से भी ये सपोर्ट मिला है। साथ ही कोल का जो इंपोर्ट है अप्रैल से नवंबर के दौरान आप देखेंगे तो 4% घटा है। तो यहां पर इनके जो उत्पादन है वो लगातार एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो इनकी डिमांड बढ़ सकती है और एक थोड़ा प्राइसिंग पावर भी मिल सकता है। कोल इंडिया आज के सत्र में अच्छी तेजी दिखा रहा है। मॉइल को देखिए यहां पर तेजी है। बाकी अगर कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो रेलवे शहरों में लगातार कल से ही तेजी दिख रही है। इस साल भले ही यहां पे काफी गिरावट दिखी है, लेकिन इस हफ्ते यहां पर खरीदारी लौट आई है और बजट तक इस तरह की तेजी आमतौर पे दिखती भी है। और इरकॉन, राइट्स, IRFC, RVNL जैसे स्टॉक्स है जहां पर आज शानदार तेजी लगातार दूसरे दिन दिख रही है। लेकिन मीशो लगातार तीसरे दिन गिरावट, हम लगातार इसके वैल्यूएशंस को लेकर आपको आगाह भी कर रहे थे। अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इनके बिजनेस
मॉडल की वजह से ये चल गए थे, लेकिन अभी भी बुक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है, बैलेंस शीट को लेकर चिंता है। लगातार तीसरे दिन गिरावट, और कल भी हमने देखा था 10% की गिरावट, आज भी 8.5% ये टूट चुका है। और इशू के बाद से जो रैली आई थी उसके बाद से अब ये लगातार अब 3 दिनों से मुनाफा वसूली दिख रही है। तो ये कुछ ऐसे एक्शन वाले स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। दिन के हम 3 बजे आपके लिए अपडेटेड लिस्ट भी लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स भी बताएंगे, लेकिन उसे एक और स्टॉक है जिस पर आज हमें नज़र रखनी चाहिए, वो है बेलराइज इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक। हाँ, मई की लिस्टिंग है, इसी साल लिस्ट हुई थी, और लिस्टिंग से देखें तो करीब 85-86% तक दाम बढ़ चुके हैं और एक ज़बरदस्त तेजी। और प्रमोटर ने मिनिमम शेयर होल्डिंग के नॉर्म्स की वजह से अपनी हिस्सेदारी 6.5% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेची है, और साथ ही इजराइल की कंपनी के साथ जो डील हुई है उसको बाजार सबसे ज़्यादा नज़र रखे हुए है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा मिलेगा, जो सिनर्जी का फ़ायदा इजराइल की कंपनी के साथ मिलेगा, और दूसरा भारत इंडियन डिफेंस के साथ जो ये करार हुआ है और उसका फ़ायदा यहाँ पे बेलराइज इंडस्ट्री को आगे भी मिल सकता है। तो ये कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन अभिषेक के पास चलते हैं और कुछ एक बार फिर से समझ लेते हैं कि बाजार में कौन कौन से सेक्टर है जहां पे हमें नज़र रखनी चाहिए, और साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है। तो आज कौन से लेवल्स आपको अगले हफ्ते की एक्सपायरी में, क्योंकि अगला हफ्ता जो होगा वो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता होगा, तो वो काफ़ी अहम भी होगा, तो कौन कौन से लेवल्स आपको जरूर देखने चाहिए। अभिषेक बताइए, क्या आपकी रीडिंग क्या है, क्या आपका सेंस क्या कह रहा है बाजार को लेके अभी? विश्वमन देखिए, आज तो मतलब वीकली एक्सपायरी है और मतलब एक्सपायरी पर उठापटक हो रही है, एक रेंज में बाजार है, और ये भी है कि 2 दिन बाजार चला था और चलने के बाद आज हम थोड़ा सा ना मोमेंटम को लूज करते हुए देख रहे हैं। एक टफ रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए 26,200 पर, देखते हैं कि उसके पार कब निकलता है निफ्टी। उसके पार निकलेगा तो हर 50 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है, तो 26,300 तक पहुंचने में या फिर उसके ऊपर निकलने में ना बाजार थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकारी कंपनीज हैं, एनर्जी, मेटल, पावर में खरीदारी जारी है, लेकिन आईटी में मुनाफा वसूली है, फार्मा और रियल एस्टेट में कमजोरी है। तो सेक्टर्स बटे हुए, कुछ शेयर कुछ मजबूत सेक्टर चल रहे हैं, कुछ मजबूत सेक्टर गिर रहे हैं, तो बाजार आपको रेंज में दिखाई देगा, और इसके चलते निफ्टी बैंक दोनों ही आपको सपाट नजर आएंगे। एक रीजन और है कि कुछ कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं। आप ये देखिए कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में तनाव की खबरें आ रही हैं, इधर मिडिल ईस्ट में थोड़ी अस्थिरता बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हैं। और निफ्टी का जो पीसीआर है आप देखेंगे कि 1.27 है फिलहाल, और ये ओवरबॉट सिचुएशन है। तो ये सारे रीजन से इसके चलते बाजार ना सिर्फ एक रेंज में बल्कि चलने में थोड़ी सी ना दिक्कत आ रही है आज के सत्र में। डॉ फ्यूचर सपाट है, यूरोप में हम देख रहे हैं कि मिलीजुली शुरुआत हुई है। तो 85 पॉइंट की रेंज है, 25,200 के आसपास पहुंच गया है, वहां पर टिकने की कोशिश है। और हम देख रहे हैं कि अगर आप ओआई देखेंगे पुट साइड में निफ्टी में, तो 26,100, 26,150, 26,200 पर भारी पुट राइटिंग हो रही है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो रेंज है ना वो 200 अंकों से भी छोटा रेंज है, और उसमें भी शेयर बटे हुए, कुछ शेयर चल रहे हैं, कुछ शेयर गिर रहे हैं, उसकी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन निफ्टी का मेरा मानना है कि जो सपोर्ट है ना धीरे धीरे करके ऊपर आ चुका है, और आज के लिए जो सपोर्ट लेवल है 26,100 के नीचे मैं नहीं देख रहा हूं। अगले 1 घंटे में मतलब ये कम से कम प्रोटेक्ट करेगा। रेजिस्टेंस मेरा मानना है कि 26,200 पर अभी निफ्टी है, और उसके आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलें अभी आएंगी। तो आप मान के चलिए कि जो क्लोजिंग होगी इसी के अराउंड होने की उम्मीदें लग रही हैं। 26,300 के ऊपर जाने में निफ्टी को काफी ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। तो 26,300 जब अचीव हो जाएगा, यानी 26,350 वही रिकॉर्ड हाई के लेवल भी हैं, और उसके बाद हम 26,500 की बात करेंगे। लेकिन वहां तक जाने में थोड़ी सी ना बाजार को मजबूती दिखानी पड़ेगी। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक 26,000 के ऊपर है निफ्टी, आप हर गिरावट का खरीदारी के लिए इस्तेमाल कीजिए। और नए साल से पहले इस बार तो एक्सपायरी भी देखने की 31 को ही है, तो तब तक मान के चलिए कि नया हाई बाजार में बन जाएगा। नए साल में अपने नए शिखर देखेंगे। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि दिशा की तलाश में आज है। 500 अंकों की अब छोटी सी रेंज बन गई है, 58,800 से लेकर 59,300 की, और उसी रेंज के बीच में घूम रहा है। और आज बहुत ही साइडवेज होने की वजह यह है कि आप देखिए कि सरकारी बैंकों में कुछ शेयर चल रहे हैं, जैसे कि आपको आज दिखेंगे कि एसबीआई चल रहा है, प्राइवेट में एचडीएफसी, कोटक चल रहा है। लेकिन गिरने वाले अगर हम शेयर के देखेंगे तो प्राइवेट बैंकों में आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक कमजोर है, और सरकारी बैंकों में बीओबी गिर रहा है। तो इसके चलते आपको बहुत ही छोटा रेंज है, 200 अंकों से भी कम की रेंज है निफ्टी बैंक की, वो भी कब 59,000 के बेस पर, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन ये है कि रिकवरी लोअर लेवल से आई है, और यहां पर भी आप
लोअर लेवल्स पर आप खरीदारी निश्चित तौर पर कर सकते हैं। 58,900 से 59,100 के रेंज में अगर जाए तो आप बिल्कुल निफ्टी बैंक को बेहिचक होकर बाय कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है निफ्टी बैंक के लिए। अब तो देखिए रेट कट वगैरह आते हैं ना, तो जो ट्रांसमिशन होता है थोड़ा सा डिलेड होता है, तो उसका इंपैक्ट भी आता है, उसका सपोर्ट भी मिलता है। और बाकी सरकारी कैपेक्स के बाद प्राइवेट कैपेक्स भी पिकअप कर रहा है। और बैंकिंग आप जिससे बात कर लीजिए, मतलब जो भी एक्सपर्ट है, जो सेक्टर एनालिस्ट है, सबका बैंकों को लेकर कन्विक्शन है और वो कनेक्शन प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिकॉर्ड हाइस बन गए थे और अब फिर से उस तरफ निफ्टी बैंक आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बाजार ठीक है, आज थोड़ा सा ठिठका हुआ है 2 दिन चलने के बाद, लेकिन मोमेंटम में कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि इंडेक्स को लेकर उनका व्यू क्या है। हमारे साथ जुड़ गए हैं रुचित जैन हैं और इसके अलावा लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको स्टॉक्स पर व्यू देने के लिए और बढ़िया ट्रेडिंग कॉल बताने के लिए। एक राय रुचित जी आपसे पहले लेंगे, इंडेक्स को लेकर, निफ्टी को लेकर 25,200 टफ रेजिस्टेंस, क्या इसके पार जाएगा अगले 1.5 घंटे में? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई थिंक नो मार्केट्स में अगर ब्रॉडर ट्रेंड की बात करें तो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन, लगभग लास्ट 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन फेज रहा है निफ्टी में, जबकि ब्रॉडर मार्केट्स में ये पूरे फेज में एक अच्छा करेक्शन देखा है, बट इंडेक्स मोर एक साइडवेज ट्रेंड में था। पर अच्छी बात ये थी कि पूरे साइडवेज ट्रेंड में इंडेक्स ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट जो थे वो ब्रेक नहीं किए और वहीं से मोमेंटम का रिजम्पशन होते हुए देखा है। जो 2 बड़े मेजर फैक्टर्स जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को परेशान कर रहे थे, एक तो एफआईएस की कंसिस्टेंट बेसिस पे जो सेलिंग थी और नो आईएनआर जो डेप्रिशिएट हो रहा था। आई थिंक कहीं ना कहीं लास्ट ये 3-4 दिनों में जो आईएनआर में पुल बैक मूव देखा गया 87 से 91 से लेके 87.50 तक, और इवन एफआईएस के सेल के आंकड़े कम हुए हैं। 2-3 दिन बीच में हमने बाय के आंकड़े भी देखे थे। सो ये मेजर रिलीफ है मार्केट्स के लिए। सो हमें लग रहा है कि ये टाइम वाइज करेक्शन के बाद में अपट्रेंड का रिजम्पशन इंडेक्स में ऑलरेडी लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है और ये अपमूव कंटिन्यू रह के हम 26,325 तक के लेवल्स नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही एक्सपेक्ट करें, जो प्रीवियस रिसेंट स्विंग आए थे। सो मोमेंटम डेफिनेटली पॉजिटिव है। लास्ट नेक्स्ट 1-1.5 घंटे में भी हमें लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव इंटैक्ट रहेगा। यहाँ से प्राइस वाइज डाउनसाइड लिमिटेड लग रही है। जो भी छोटे मोटे करेक्शन इंट्राडे में आ रहे हैं वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तरीके से देखिए। और 20 डेमा सपोर्ट अभी 26,000 से 25,950 के रेंज में है, तो ये 26,000 का सपोर्ट अब बन जाएगा। सपोर्ट बेस हायर शिफ्ट हो रहा है और ऊपर 26,325 हम नियर टर्म में ही मार्केट्स को जाते हुए देखने चाहिए। आज के सत्र में बाजार में थोड़ा धीमापन जरूर है, लेकिन ये पूरा का पूरा सिचुएशन और सिनेरियो जो इस हफ्ते का है इसे भी वॉच आउट करना चाहिए। और पॉजिटिव कन्विक्शन इसलिए है क्योंकि लास्ट फ्यू डेज ऑफ 2025, आखिरी के कुछ दिन 2025 साल के बचे हैं और ऐसे में मार्केट में पार्टिसिपेशन अमूमन कम होता है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाजार बावजूद इसके अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट ग्रीन पैटर्न्स तो देख ही पा रहे हैं हम। और इसके अलावा भी अगर आप देखिए कल के सत्र में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती थी। इस वक्त वॉलेटाइल मूव्स एक्सपायरी का एक फैक्टर है जिसे हमें वॉच आउट करना चाहिए। और इसके अलावा इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर में हम देख रहे हैं स्पाइक अप्स नहीं है। सो इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ और इसी वजह से हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी पॉजिटिव कन्विक्शन और डाउन साइड में एक खरीदारी का मौका अब भी बाजार में बनता हुआ। ये वो समय है जबकि बाजार में धीमापन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज का सत्र अगर आप देखेंगे इस वक्त हम देख रहे हैं वॉलेटाइल क्यूज है। अदरवाइज मार्केट जो है अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, इसमें कामयाबी भी मिल रही है। सो इन इटसेल्फ अ पॉजिटिव इंडिकेशन। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अगर देखेंगे तो अब भी एडवांसेस का पलड़ा भारी आप पाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर मार्केट की स्ट्रैटेजी, सारे के सारे फैक्टर्स जो हम एलिमेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो सब आपके सामने हमने रखा, लेकिन इसी के साथ कमाई के मौके स्टॉक वाइज कहां पर बन रहे हैं ये समझते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी से शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून लक्ष्मीकांत जी, बताएं क्लोजिंग ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के लिए क्या देंगे आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी और सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। जी हाँ, व्यू तो पॉजिटिव ही है निफ्टी का जब तक वो 26,000 के ऊपर ट्रेड करता है, तो इसलिए 2 बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। सबसे पहला रिकमेंडेशन है टाटा स्टील का,
निफ्टी मेटल अगर हम पूरे सेक्टोरियल इंडाइसेस में देखेंगे तो वहां पर हमें अच्छे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। बट उसमें से अगर हम टाटा स्टील को देखते हैं तो वहां पे काफी लंबे से अंडर परफॉर्मर रहा है। एक करेक्टिव मूव भी स्टॉक देख चुका है। बट अभी हम पिछले कुछ दिनों का सेशन देखें तो एक स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दी है, जब टाटा स्टील ने 165 के लेवल को रिटेस्ट किया था और वहां से हमें एक हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन भी नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अभी फिलहाल जो स्ट्रक्चर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है बुलिश हेड एंड शोल्डर। हालांकि उसका ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, बट करंट लेवल पे भी मुझे लगता है कि एक करंट है। तो टाटा स्टील को बाइंग के लिए हमने चुना है। तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना है 166 का, और इसमें जो हमारे अपसाइड के टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 180 के। सो टाटा स्टील पहला स्टॉक रहेगा बाइंग के लिए। दूसरा स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। यहाँ पर अभी हमें एक अच्छे करेक्शन देखने को मिले हैं। हालांकि जब ये अपने मई मंथ लो के आसपास आया तो वहां पे रिकवरी भी देखने को मिली है। तो लोअर लेवल्स पे यहाँ पर मुझे एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 474 का लेवल है, 470 से लेकर 474, जहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। और अगर ये अपने इस लेवल करंट लेवल पे स्टेबल रहता है तो मुझे जो अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 505 तक के। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 470 का, और अपसाइड के जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 505 के। दो कॉल्स इस वक्त लक्ष्मीकांत जी की तरफ से टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ साथ उनकी पूरी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश करते रहेंगे। और इसी के साथ साथ ग्लोबल फ्रंट पर भी क्या कुछ हो रहा है इस पर भी एक नजर होनी चाहिए। यूरोपियन मार्केट्स के लिए आज का सत्र जो है लास्ट फाइनल फुल सेशन है क्रिसमस से पहले। कल के बाद से क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो जाएगी और फुल सेशंस नहीं रहेंगे। इसी वजह से ग्लोबल फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है, फ्यूचर्स का हाल क्या है, इस पर भी एक नजर होनी चाहिए। यूरोपियन मार्केट्स नए फ्रेश हाइज पर खुलते हुए दिखे हैं इस दोपहर, और इसी के साथ साथ ग्लोबल फ्रंट पर फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस्ड कामकाज तो जरूर देखने को मिला है। रुचित, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। बताएं किस तरह से देख रहे हैं मार्केट को स्टॉक वाइज, और ट्रेडिंग आइडियाज क्लोजिंग ट्रेड्स में क्या होंगे? जी वेरी गुड आफ्टरनून। पर दो स्टॉक्स है खरीदारी की साइड जो मार्केट्स के साथ साथ आउट परफॉर्म करेंगे ऐसा लग रहा है। सबसे पहला यूपीएल, जहाँ पे हमने एक सतत अपट्रेंड पिछले 1.5 महीने में देखा है। एक कंसोलिडेशन हुआ लास्ट 15-20 दिनों का, वो कंसोलिडेशन में स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज पे बेस बना के अब वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमने कल ही सेशन में देखा है, और वॉल्यूम्स भी ये प्राइस अप मूव्स में अच्छे हैं। सो यूपीएल करेंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है 760 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 820 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और जीएमआर एयरपोर्ट दूसरा पिक रहेगा जहां पे खरीदारी की सलाह। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है स्टॉक में ये रिसेंट साइडवेज के मूव में, और वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर वो भी है। ब्रॉडर ट्रेंड भी स्टॉक का काफी पॉजिटिव अगर वीकली और मंथली चार्ट देखे तो जीएमआर एयरपोर्ट 100 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे 112 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए दो कॉल्स हैं। यूपीएल 820 के टारगेट को ध्यान में रखें, स्टॉप लॉस 760 का मेंटेन करके चलना होगा आपको। पॉजिटिव है और करीब आधे से 1% की तेजी, और यहां से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है। इसके अलावा मेजर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्ले आईटीसी है, और साथ ही कुछ तमाम सीमेंट प्लेज है जहां पर हम देख रहे हैं एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल में मेटल, एनर्जी, एफएमसीजी और ऑटो ने बाजार को संभालने का कुछ हद तक काम किया है। हालांकि आईटी और साथ ही रियल एस्टेट पॉकेट और फार्मा में बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। लक्ष्मीकांत जी, रेलवे स्टॉक्स पर एक राय आपसे लेना चाहेंगे। लगातार ये दूसरा तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जबकि रेलवे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है। रेल किराया बढ़ने की जो खबर आई थी उससे एक पॉजिटिव बूस्ट अप मिला जरूर है, लेकिन यहां से क्या फर्दर अपसाइड नजर आती है? इरकॉन, आईआरएफसी, आरवीएनएल, राइट्स, रेलटेल, टेक्समाको रेल, ये तमाम स्टॉक्स हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5 to 7% के गेन्स दिखा रहे हैं। अगर पिछले 2 दिनों का सेशन देखा जाए तो अच्छी खासी रिकवरी मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिली है।
बट ऑलरेडी स्टॉक अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी अच्छे खासे अपसाइड गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल अभी करंट लेवल पे नहीं है मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक में। हाँ, अगर इनको 2 to 3 मंथ के लिए बाय करना है तो उनके लिए अच्छा है कि वो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और जो बजट सेशंस है उसका वेट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर कुछ अच्छा निकल कर आता है तो ये जो अपसाइड की जो रिकवरी है, जो ये पुल बैक मूव है, आने वाले समय में बढ़ सकता है। अगर एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात किया जाए तो तीतागढ़ रेलवे यहाँ पर हमें 810 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिले थे और उसके बाद से यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम है। तो मुझे लगता है कि तीतागढ़ रेल में जो अब जो हर्डल है वो 850 का है, अगर उसके ऊपर से ये स्टॉक सस्टेन होता है तो यहाँ से हमें 880 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म बेसिस के आधार पर अगर मैं दूसरे रेलवे स्टॉक्स की बात करूं तो वहां पर मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा सा वॉच आउट में रखना चाहिए उन सबको। अगर कंसोलिडेशन फेज के बाद अगर कोई ब्रेक थ्रू मिलता है तो डेफिनेटली वहां पर एक हम अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं उनको बाइंग करने के लिए। भी आपको टीटागढ़ वैगन पसंद है, आपको लग रहा है कि यहाँ से और भी 35-40 रुपए तक की गुंजाइश है ऊपर जाने की। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया जी भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। सर, शुरुआत आपके क्लोजिंग ट्रेड से करते हैं, बताइए क्या है सर आज क्लोजिंग ट्रेड्स में? विश्व मोहन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, यहाँ पे हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले और काफ़ी स्टॉक्स में एक अच्छे रिवर्सल के साइन भी लोअर साइड से बनते हुए दिखे। ब्रॉडर मार्केट में भी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट, ब्रेड इंप्रूव होते हुए दिख रही है और निफ्टी भी 26,200 के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया है। और हमें लगता है 26,200 के लेवल को अगर ये थोड़ा और समय होल्ड आउट करती है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग एक्शन भी बनते हुए दिख सकती है। तो हमें लगता है कि ये सीरीज के आखिरी पड़ाव में ये मोमेंटम बढ़ेगा मार्केट का और हमें लगता है कि ये 26,350-400 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 26,100 रखने होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक जो अभी पसंद आ रहे हैं उसमें हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पीएफसी। काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने अपनी एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से, अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का एक रिवर्सल बनाया है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। स्टॉक आज के मूव में अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास करने में कामयाब हुआ है। तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से एक रिवर्सल के साइन बने हैं और ये फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जहां पे स्टॉक एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि साइन है कि ये सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 368 की तरफ, ऑन द डाउन साइड 346 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है नौकरी का। नौकरी में भी अगर हम देखें तो स्टॉक एक जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, हमें लगता है यहाँ पे भी स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा अपटिक आज के सेशन में बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि वीकली स्ट्रक्चर पे देखें तो काफी टाइट रेंज में स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिला है पिछले 7-8 हफ्तों से। लेकिन हमें लगता है कि आज के मूव में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है, ये स्टॉक में हमें लग रहा है 1400 तक की अपसाइड अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए लगता है, हमें आते हुए दिख सकता है। तो बाय करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1338। 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस खरीदारी की सलाह है। 1400 का टारगेट है। दूसरा कॉल है पीएफसी, यहां पर भी खरीदारी की राय। दो टॉप ट्रेड्स आपकी तरफ से आ गई हैं। राजेश जी, एक राय बीएसई पर लेते हैं। आज फिर से कमजोर दिख रहा है, लेकिन एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर है। पिछले 5 सालों में देखें तो 4500% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है यहाँ पर शेयरधारकों को, और इस साल भी देखें तो बढ़िया तेजी देखने को मिली है। क्या लग रहा है सर, खरीदना चाहिए क्या? अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या राय है बीएसई पर? तो देखिए, थोड़ा करेक्शन यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जिसको हम बोल सकते हैं आते हुए दिखी, लेकिन अभी भी देखें तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुआ है। और अब स्टॉक में जो करेक्शन बना है, हो सकता है, हमें लगता है ये टुवर्ड्स 2700 के आसपास आता हुआ दिखे, जो कि इसके 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट एरिया है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर तो हमें बुलिश ही लगता है। यहाँ से अगर गिरावट आती है तो इसको बाय ही करना चाहिए। 2700 इसका नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। अगर वहां पे होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है तो वो एक अच्छा एंट्री लेवल होगा वापस, जो ये माइनर गिरावट का वेट कर रहे हैं।
तो हम भी थोड़ा वेट करेंगे, 2700 के आसपास इसको रिव्यू करेंगे। अगर वो होल्ड होता है तो वहां पे एक बार बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस हो 2670। बिल्कुल। एक्सचेंज एंसलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में बीएसई लिमिटेड का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आता है। पोजीशंस अगर हैं इंटैक्ट रखने की राय फिलहाल हमें मिलती हुई 2736 2737 के लेवल्स के इर्द गिर्द फिलहाल बीएसई लिमिटेड में इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। रुचित, आपसे आईटी सेक्टर पर एक टेक जानना चाहेंगे। आईटी सेक्टर में मजबूती का ट्रेंड दिखा जरूर, 4 दिन हमने तेजी देखी और उसके बाद वापस से मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज लार्जर आईटी प्लेयर्स हो चाहे फिर छोटी मझौली आईटी कंपनियां, हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव झेलते हुए। परसिस्टेंटली अच्छी मजबूती दिखा रहा था, आज के सत्र में करीब 1.5% की कमजोरी दिखा रहा है। कोफोर्ज, इन्फोसिस में भी हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। कोफोर्ज इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 5% की गिरावट है। आईटी सेक्टर में क्या वेट एंड वॉच का नजरिया होगा? किस तरह से देख रहे हैं आईटी सेक्टर? कनेक्टिंग प्ले है, ग्लोबल बाजार से ताल्लुक रखता है। आई थिंक ब्रॉडर ट्रेंड तो वैसा कुछ नेगेटिव नहीं नजर आ रहा है। आज डेफिनेटली एक पुल बैक मूव जरूर है, बट लेकिन ये 4-5 दिनों की रैली के बाद में जस्ट एक पुल बैक रह सकता है। ऐसे कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइंस नहीं है। डेफिनेटली सिलेक्टिव स्टॉक्स है कि जहां पे अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। हमें लग रहा है कि लार्ज कैप स्पेस में से टीसीएस में एक अच्छा मोमेंटम आगे चल के स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव कंटिन्यू रहेगा। मिड कैप स्पेस में से अगर आप देखें तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी बिरला सॉफ्ट जैसे नेम्स है कि जहां पे हमने रिसेंटली प्राइस ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखे, और आज नो ओवरऑल आईटी डाउन होने के बावजूद बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती नजर आ रही है। सो हमें लग रहा है कि जो आज के करेक्शन है वो जस्ट एक पुल बैक मूव है विद इन एन अप ट्रेंड। स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग इस पुल बैक मूव में कर सकते हैं, जिसमें टीसीएस और बिरला सॉफ्ट ये दोनों हमारी ज्यादा प्रेफर्ड पिक्स है। ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई, लेकिन इस बीच राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपसे आरईसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आरईसी पीएफसी पर एक टेक लेना चाहेंगे। 354 के लेवल्स पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आज उतार चढ़ाव के बीच भी दोनों स्टॉक्स में मजबूती का ट्रेंड जारी है। ऑलमोस्ट 3.5% की गेन्स है। 355 के स्तर पर आरईसी लिमिटेड में भी कामकाज देखने को मिला है। क्या राय होगी? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, पावर फाइनेंस पे तो हमारा व्यू बुलिश है और हमने यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन भी दिया है, और हमें लगता है जिस तरीके का एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखा है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम 368 370 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो पीएफसी पे व्यू बुलिश है। सिमिलर स्ट्रक्चर आरईसी में भी देखने को मिला है। आरईसी में भी अगर हम देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से यहाँ पे भी एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन बने हैं। 20 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे आरईसी ने भी क्रॉस किया है। प्राइस भी देखें तो ऑलमोस्ट आरईसी पीएफसी प्राइस भी ऑलमोस्ट इक्वली है। तो यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, और हमें लगता है आरईसी का टारगेट भी 368 370 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 346 के आसपास। तो चलिए आरईसी पीएफसी पर ये टेक। और अभी जहां आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे थे, आईटी सेक्टर में 3-4 सेशंस की मजबूती जरूर दिखी हो, लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप पिछले कुछ महीनों के हिस्टोरिकल डेटा निकाल कर देखेंगे तो क्लियरली डाउनसाइड विजिबल हुई है। और अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो जाता है कि आईटी सेक्टर में तेजी वापस कब लौटेगी, क्या लौटेगी या नहीं, और अगर गिरावट है तो इस गिरावट के पीछे की अहम वजहें क्या हैं? सारी की सारी डिटेल्स हमें विश्व मोहन बता रहे। विश्व मोहन, आईटी सेक्टर में एक तो कमजोरी है और कमजोरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऑफकोर्स पिछले कुछ महीनों में कई सारे चैलेंजेस कंपनियों ने झेले भी हैं, लेकिन ऑल इन ऑल सेक्टर की चाल और सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं जो आईटी सेक्टर इस वक्त झेल रहा है? देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो 4 साल के निचले स्तरों के करीब है, और इस साल भी अगर देखेंगे 2025 की जो गिरावट है, अभी भी हाल की कुछ रिकवरी को देख भी ले, अगर उसको ऐड भी कर दे, उसके बाद भी अभी भी इस साल का 10% का नेगेटिव रिटर्न है। यानी पिछले एक दशक में दूसरा सबसे खराब साल आईटी के लिए रहा है। 2022 में हमने देखा था, इससे पहले जहां पर एक बड़ी तेजी के बाद जब 2020 में जो कोविड के बाद से जो रिकवरी बढ़ी थी यहाँ पे, तो 2021 तक जारी रहे, जहां पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा। 2021 में तो इंडेक्स ने सिर्फ 60% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। इंडिविजुअल स्टॉक्स ने तो एक दमदार
परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद 2022 में हमने देखा था कि मुनाफा वसूली दिखी थी और फिर 23 और 24 में शानदार तेजी थी, करीब करीब 20 से 25% तक की तेजी इन दोनों 23 और 24 में दिखी। लेकिन 2025 काफ़ी कमज़ोर साल रहा है। इंडेक्स लेवल पे 10%, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे 20-25% तक की गिरावट यहाँ पे दिग्गज IT कंपनियों में भी दिख रही है। लेकिन अब आगे की राह कैसी दिख रही है, तो यहाँ पर आप देखिए तो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ट्रंप के आने के बाद से अनिश्चितताएं हैं, रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है माहौल की क्या होगा। ऑर्डर्स उस तरह के नहीं दिख रहे हैं कि ऑर्डर्स इस तरह के होने चाहिए, और ऑटोमेशन और AI से मैन पावर की ज़रूरतें कम हो गई है और हम सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं, इस वजह से मैन पावर जिस तरह के डील्स होने चाहिए थे वो IT कंपनियों के लिए नहीं दिख रही हैं। हालांकि कुछ IT कंपनियां घरेलू बाजार में भी अगर देखें, इंडियन IT कंपनियां वो धीरे धीरे अपने AI इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है, नए डील्स कर रही हैं और कई सारे कंपनियों के साथ उनके टाई अप भी कर रही हैं। खास करके TCS जैसी कंपनियां काफ़ी इनोवेशंस में लगी हैं, कई इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। लेकिन अभी भी चीज़ें जो बड़े चैलेंजेज हैं, क्या वो डिस्क्रिशनरी IT खर्च, डिस्क्रिशनरी जो टेक खर्च होते हैं, क्या उसमें सुधार देखने को मिलेगा और ऑर्डर को लेकर कुछ आगे चलकर इंप्रूवमेंट दिखेगा, ये अभी भी एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही AI का जो एडॉप्शन है वो अपने यहाँ अभी नो AI कंट्रीज हमारा जो मार्केट है वो उसे माना जा रहा है। उसे अगर हम अपनाते भी हैं तो धीरे धीरे 7-8 साल का वक्त लगता है। तो ये जो अभी का जो माहौल है, तो अभी कुछ क्वार्टर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग माहौल दिखता है और जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनको भी लगता है कि रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना यहाँ से अभी फिलहाल तो नहीं दिख रही है। चलिए एक राय हम राजेश जी से ले लेते हैं, फिर छोटा सा ब्रेक लेंगे। राजेश जी, क्या लग रहा है IT सेक्टर को लेकर? क्या जिनका नज़रिया मीडियम से लॉन्ग टर्म का है उनको क्या करना चाहिए इस सेक्टर में, और 2026 का आउटलुक कैसा लग रहा है आपको इस सेक्टर का? तो देखिए, IT एज अ सेक्टर में एक अच्छी रिकवरी तो बनी है। ये थर्ड मंथ है जहाँ पे स्टॉक यहाँ पे IT इंडेक्स ने एक अच्छी बढ़त यहाँ पे हासिल करी है। एक बड़े करेक्शन के बाद काफ़ी कुछ कंसर्न्स के चलते भी IT स्टॉक्स में अब कहीं ना कहीं लोअर साइड पे जहाँ पे एक वैल्यू बाय इमर्ज होते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि ये सेक्टर में कहीं ना कहीं अब बॉटमिंग आउट होने के साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये सेक्टर वापस से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो व्यू हमारा यहाँ पे बुलिश है जब तक IT इंडेक्स 38,200 के ऊपर बना हुआ है निफ्टी IT, तो हमें लगता है कि व्यू बुलिश साइड का ही यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगा। वहीं हम देखें तो जरूर आउट परफॉर्मेंस तो मिड कैप IT स्टॉक्स में देखने को मिला है कंपेयर टू लार्ज कैप IT स्टॉक्स, बट कहीं ना कहीं लार्ज कैप IT स्टॉक्स भी एक बाइंग इंटरेस्ट तो कंटिन्यू करते हुए देखने को मिले। लोअर साइड पे स्टॉक लाइक TCS, टेक महिंद्रा, ये स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग एंड एक्यूमुलेशन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। और वहीं अगर हम देखें तो मिड कैप IT में परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा। इवन काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक लाइक बिरला सॉफ्ट, यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम वापस लौटते हुए दिखा है। तो ग्रेजुअली हमें लगता है थोड़ा सा अगर नजरिया थोड़ा 3 से 6 महीने का है तो यहाँ पे ये रिकवरी का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और यहाँ पे हमें लगता है 3 से 4% की अपसाइड गोइंग फॉरवर्ड बनते हुए दिख सकती है निफ्टी IT एज वेल एज IT स्टॉक्स में भी। मूवमेंट की उम्मीद है और अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि कुछ रिकवरी यहाँ पे लौटी, नहीं तो पूरा साल तो काफ़ी कमज़ोर रहा है, लेकिन अक्टूबर से अगर आप देखेंगे तो अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिखी है IT कंपनियों में और इंडेक्स के लेवल पर भी। लेकिन अब आगे चल के जो चैलेंज होंगे कि किस तरह से ग्लोबल कैपेबिलिटीज़ जो सेंटर्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं उसका कितना फ़ायदा मिलेगा, AI स्पेंडिंग को लेकर और क्लाउड और साइबर सिक्योरिटीज़ जैसे जो स्पेस है उसमें कंपनीज़ को क्या फ़ायदा मिलता है, ये कुछ ऐसे अहम ट्रिगर होंगे जो IT कंपनियों को आगे ड्राइव कर सकते हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और सेक्टर और कुछ खास शेयर पर भी चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। निफ्टी में हल्के से गेन से निफ्टी बैंक भी हर निशान में आ गया है और बाजार आज एक रेंज में ही रहा है लार्जली 26,200। हमने कहा था कि ये जो
पड़ाव है ना, ये बहुत ही तगड़ा वाला है और उसके पार निकलने में थोड़ी कठिनाई निफ्टी को होगी। वहां पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, कॉल साइड में करीब 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है 26,200 पर। तो एक ये चिंता की स्थिति है जो ट्रेडर्स हैं। देखते हैं कि ये लेवल कब पार होकर सस्टेन भी होता है। लेकिन एक और एक्सपर्ट को अपने साथ जुड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए रोहन मेहता। रोहन जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन राजेश जी, एक राय आपसे ना टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर चाहिए। आज फिर से हम शेयर में तेजी देख रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस की इस पर बुलिश रिपोर्ट आई जा रही हैं। पहले जेपी मॉर्गन, एम्बिट की रिपोर्ट आई थी, अब हम देख रहे हैं कि इस पर नोमुरा ने बाई की रेटिंग के साथ कवरेज इनिशिएट किया है और जो टारगेट दिया है वो 481 का दिया है। तो सस्टेन्ड अप मूव है और नोमुरा का ये कहना है कि आगे जो सीवी साइकिल है इसका बेनिफिट मिलेगा, फ्रेट रेट्स बढ़ रहे हैं इसका बेनिफिट मिलेगा, जो एजिंग व्हीकल्स हैं वो रिप्लेस की जाएंगी तो फिर इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 46% एमएचसीवी कैटेगरी में टाटा मोटर्स के पास है। आपकी राय राजेश जी, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, यहां से आप टेक्निकली कितनी तेजी देख रहे हैं? आई थिंक देखिए, स्टॉक तो क्लियरली एक अप ट्रेंड में है। लिमिटेड डेटा है, लेकिन जितना भी डेटा है उस हिसाब से हमें लगता है कि स्टॉक में जो स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं वो क्लियरली ये दिखाते हैं कि स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन है। जो भी माइनर डिप यहाँ पे देखने को मिली है, स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूटी बनी हुई है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 460 से 470 की तरफ बिल्कुल बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिल रहा है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है। जब तक ये स्टॉक 400 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है ये ट्रेंड का तेजी का ट्रेंड इसमें कंटिन्यू रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड 460 470 तक के अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। ठीक है, 460 470 यहां से भी ठीक ठाक अपसाइड है। 470 अगर चला गया तो यानी कि शेयर में यहां से 10% के मूव तो बाकी हैं अभी। तो आप टाटा मोटर के अगर कमर्शियल व्हीकल के शेयर में अगर ऑलरेडी अगर आप है पोजीशन आपकी, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं है तो भी आप ठीक ठाक डिसेंट अपसाइड के लिए इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। रेलवे स्टॉक की बात करते हैं। अगर हम मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जुपिटर वैगन में बड़ा गजब का उछाल है और हमने टेक्निकल्स तो समझ लिए हैं इसके रोहन जी, लेकिन मैं आपसे ना फंडामेंटली समझना चाह रहा हूं सेक्टर को कि क्या यहां से 2-3 महीने में क्या ये तेजी का मोमेंटम जारी रहेगा? क्योंकि हम ये ट्रेंड देखते हैं कि बजट के अराउंड थोड़ा सा इसमें मूव आता है, और लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिर चुके हैं रेलवे वाले शेयर। आपकी राय क्या होगी? क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट आ चुका है रेलवे में? आई डोंट थिंक सो कि इतना भी वैल्यूएशन कंफर्ट आया है रेलवे में। काउंटर टू काउंटर, स्टॉक टू स्टॉक बहुत डिफर करता है, बिकॉज रेलवे बहुत अलग सेगमेंट से है। जैसे आपने जेडब्ल्यूएल की बात की, तो जेडब्ल्यू ज्यादातर इस वाज बिकॉज ऑफ द ईवी स्टोरी जो इस हुआ था, रेदर लेसर देन रेलवे पॉइंट। पर अभी भी मुझे लग रहा है कि वहां पे एक एक्सेप्शनल ग्रोथ पैरामीटर अभी भी मिसिंग है, सो वी वुड बी ऑन होल्ड मोर। ठीक है, ये राय होगी रेलवे को लेकर। एक राय जरा सांघवी मूवर और एक्शन कंस्ट्रक्शन को लेकर लेंगे। सांघवी मूवर और एक्शन कंस्ट्रक्शन लगभग एक ही सेगमेंट की कंपनी है, क्रेन से रिलेटेड है। हालांकि अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो एक्शन कंस्ट्रक्शंस में ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है और सांघवी मूवर में हम देख रहे हैं कि बाइंग है। अगर आप निफ्टी से तुलना करेंगे तो उस हिसाब से रिटर्न्स मिले हैं 12-13% के आसपास के साल भर में। आज जो ऑर्डर मिला है सांघवी मूवर को, उसके चलते शेयर में तेजी हो रही है। रुचि जी, 5% का जो मूव शुरुआत में आया, सांघवी मूवर ने उसको गवाया नहीं। क्या आपको लगता है कि फॉलोअप बाइंग इसमें आएगी? और जिनके पास पोजीशन नहीं है, क्या ट्रेड के लिए ले सकते हैं इसमें? तो वैसे अभिषेक जी, आज ये स्टॉक 5% अप है, लेकिन आप पिछले 3 दिनों से देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी 310 से 370 तक की रैली देख चुका है। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश बाइंग के लिए अभी फेवरेबल नहीं है, बट इनकेस नियर फ्यूचर में फिर से कुछ डिप आता है तो 340 से 330 ये एक सपोर्ट रेंज देखी जाएगी, जो इसके 50 और 200 डेमा है। सो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए। अगर मिस हो गए इस लास्ट 3 दिन की रैली को, तो 340 330 की रेंज में अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पे फ्रेश खरीदारी करें। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, थोड़ा मिड टर्म का पर्सपेक्टिव रखता है, तो लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है।
ओके, तो ये सांघवी मूवर्स को लेकर ये खबर, ये राय आपकी तरफ से आ रही है। एक और स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए, वो है पीवीआर आइनॉक्स का। अगर आप देखेंगे 2025 में भले ही ये 21% गिरा है पीवीआर आइनॉक्स, लेकिन अब यहाँ पर धुरंधर के बाद से थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड होता दिख रहा है। एक तो नए स्पेस, जो नए मल्टीप्लेक्स की खबर थी एडिशन की, उस वजह से, और दूसरा अवतार फायर एंड ऐश जो ये इसकी ग्लोबल रिलीज हो रही है 19 दिसंबर को, इसको लेकर भी इस पर क्या निवेशकों को रडार पे रखनी चाहिए क्या? राजेश जी क्या राय देंगे पीवीआर आइनॉक्स को लेकर? क्या लग रहा है, क्या यहाँ जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है, जो धुरंधर के बाद जो थोड़ी तेजी आई है, ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है क्या? आज भले ही दबाव में दिख रहा है। तो देखिए, स्ट्रक्चर तो इसका अभी भी वीक है। जो पुलबैक बना था हायर साइड पे, अभी भी यहाँ पे सस्टेन सप्लाई प्रेशर बना हुआ है। तो हमें लगता है नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से भी जब तक ये स्टॉक 1090-1100 के लेवल को नहीं क्रॉस करता है, रणनीति तो अभी भी सेल ऑन राइज की रहेगी। स्टॉक में वीकनेस जो बनी हुई है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, उसको अगर रिवर्स करना है तो स्टॉक को 1100 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा, छोटे मोटे उछाल में हमें लगता है कि सेलर्स यहाँ पे हावी रहेंगे, क्योंकि स्टॉक को अगर देखें तो लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं। स्टॉक अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो 1000 का लेवल भी इसके लिए काफी क्रूशियल है और इम्पॉर्टेंट रहेगा इस करेक्शन के मूव में। अगर 1000 का लेवल तोड़ता है ये स्टॉक, तो हो सकता है कि इसमें गिरावट और भी बढ़ सकती है। तो अब मेरी सलाह तो अवॉइड करने की ही रहेगी। स्ट्रक्चर वीक है, काफी दूसरे स्टॉक अवेलेबल है, वहां पे अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक टेक्निकल स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं, और इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। देखिए सलाह, वैसे भी इस साल इसमें काफ़ी कमजोरी दिखी भी है, लेकिन एक स्टॉक है जो जिस पर आज आपको नज़र रखनी चाहिए, वो है पूर्वांकरा का। 15% की जोरदार तेजी, 277 रुपए पे पहुंच चुका है। क्यों ये तेजी आई है ये समझते हैं, और इसके पीछे की वजह क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए हैं। रविंदर बताइए, क्या वजह है पूर्वांकरा में इतनी बड़ी तेजी क्यों दिख रही है? जी बिल्कुल, आज के सेशन में पूर्वांकरा में जो है काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके पीछे जो की रीज़न है, यहाँ पर कंपनी ने 53.5 एकड़ लैंड पार्सल एक्वायर किया है बेंगलुरु में, जिसका सेलेबल एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 6.4 मिलियन स्क्वायर फीट, और इसका जो पोटेंशियल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है उसका लगभग जो है 4,800 करोड़ का है। और ये एक्विजिशन बेंगलुरु के इमर्जिंग रेसिडेंशियल ग्रोथ कॉरिडोर्स में कंपनी की प्रेजेंस को स्ट्रेंथ करता है, और ये की माइक्रो मार्केट्स में एक्सपांशन स्ट्रेटेजी के साथ जो है अलाइन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, बेटर कनेक्टिविटी और सस्टेन एंड यूज़र डिमांड से सपोर्टेड है। और FY26 में अब तक जो है कंपनी पहले ही अप्रॉक्सीमेटली 9,100 करोड़ का एस्टिमेटेड GDP वाले प्रोजेक्ट जो है ऐड कर चुकी है। और इस लेटेस्ट एक्विजिशन के साथ जो डेवलपमेंट एरिया है 12.76 मिलियन स्क्वायर फीट्स तक बढ़ जाता है, जबकि पोटेंशियल GDP जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 13,900 करोड़ की जो है हो जाती है। और ओवरऑल ये ट्रांजैक्शन पूर्वांकरा के लॉन्च पाइपलाइन और GDP विजिबिलिटी की सिग्निफिकेंट एनहांस करता है, जो हाई डिमांड बेंगलुरु माइक्रो मार्केट्स में कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी को जो है रीइंफोर्स करता है। और इस डेवलपमेंट पर मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो है वो डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ अप्रोच को रिटायर किया है मैनेजमेंट ने, और जिसका फोकस स्ट्रेटेजिक माइक्रो मार्केट्स में क्वालिटी डेवलपमेंट लैंड को कंसिस्टेंटली ऐड करना है। सो इस एक्विजिशन के चलते पूर्वांकरा में जो आज के सेशन में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा एक्विजिशन, बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप करने की तैयारी है, और इससे जो रेवेन्यू है यहाँ पर भी एक बड़ा सुधार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और वही वजह है कि यहाँ पे पूर्वांकरा में 15% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। एक राय भी ले लेते, रोहन जी, आप पूर्वांकरा आपके फंडामेंटल लिस्ट में है क्या? आपको लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यू है, क्योंकि जिस तरह की खबर आई है यहाँ पे, और आगे भी तेजी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ये अच्छा कैंडिडेट लग रहा है क्या आपको रियल एस्टेट में? आई डोंट मीन्स पूर्वांकरा टर्न अराउंड थोड़ा दिख रहा है बिकॉज रियल एस्टेट की बहुत खराब हालत एक साल में रही है। इन दैट पर्टिकुलर रीजन मे बी द थिंग्स आर थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है, पर अभी भी इट कुड बी अ गुड पोजिशनिंग कि यहाँ से एग्जिट करके एक परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज या ऑटो में, रेदर PSU बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स अ सेल ऑन राइज। प्राइस की स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर लग रही है पूर्वांकरा को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ ऐसे ही बड़े मूवर्स आपके लिए लेकर आएंगे, और उस पर आपको राय भी दिलवाएंगे। जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और निफ्टी बैंक दोनों रेंज में हैं और बिल्कुल सपाट कारोबार आपको होता हुआ नजर आएगा। हालांकि आज एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो आपको बेहतर नजर आएगा, करीब 1650 शेयर ऊपर है और 1350 शेयर हम देखने की गिरावट के साथ आज के सत्र में आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक राय जरा लेना चाहेंगे एचडीएफसी बैंक के शेयर पर। राजेश जी, अब बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा है और मतलब रेंज बहुत नैरो है एचडीएफसी बैंक की। ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कब आएगा सर? किसके ऊपर शेयर मजबूत होगा और किसके नीचे फिर हम इसमें बिकवाली बढ़ते हुए देखेंगे? तो देखिए काफी समय से हम देखें तो एचडीएफसी बैंक एक अभी रेंज में ही अटका हुआ है और यहाँ पे ब्रेकआउट अभी भी अवेटेड है। लेकिन हमें देखें, अगर हम बाकी लार्ज कैप प्राइवेट बैंक में देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये स्टॉक का अभी भी बुलिश है। अगर हम इसको थोड़ी सी बड़ी टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें लगता है 1020 1030 इसके लिए इमीडिएट हर्डल है। अगर वो लेवल क्रॉस हो जाते हैं तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिखेगा एंड देन फिर ये स्टॉक एक अच्छी चाल टुवर्ड्स 1100 1150 की तरफ भी आगे बढ़ाते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बने ही रहना है। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है, जब तक ये स्टॉक 950 के ऊपर बना हुआ है ट्रेंड इसका बुलिश साइड पे ही रहेगा। 1020 1030 इसके लिए हर्डल का जोन है, वो क्रॉस होने पे स्टॉक एक अच्छी तेजी अनफोल्ड करते हुए दिखेगा। 1020 1030 के रेंज से निकल जाए फिर हम इसमें तेजी थोड़ी सी और बढ़ते हुए देखेंगे। आज हम देख रहे हैं कि रोहन जी पिछले कुछ टाइम से ना जो सीमेंट वाले काउंटर्स हैं वहां पर भी अप मूव हम देख रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे कुछ शेयर बढ़िया कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रिज्म सीमेंट तो करीब 13.5% ऊपर है। बाकी कुछ आज फंडामेंटल ट्रिगर भी थे अंबुजा के लिए, ओरिएंट सीमेंट के लिए। लेकिन रौनक लौट आई है। श्री सीमेंट आप देखिए, ये भी शेयर आपको ऊपर आज नजर आएगा, करीब 1% के आसपास के गेन से। क्या आपको लगता है कि कम से कम यहां से 6 महीने के नजरिए से जब तक मॉनसून हिट नहीं करता है सीमेंट में ये जो अप साइकिल है, प्राइसेस में जो हम तेजी देख रहे हैं, ये कंटिन्यू होती हुई आपको नजर आ रही है सर? हमने अभी भी बहुत सारे मैनेजमेंट के साथ बात हमारी चल रही थी बिल्डिंग मटेरियल्स में, तो सबने एक लगा है कि एक प्राइसिंग एक थोड़ा अपटिक आएगा, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 2-3 सीजन्स बहुत खराब रही है सीमेंट्स की। कहीं पे बारिश हुई थी तो कहीं पे ड्राउट हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये सीजनल फैक्टर बहुत हुआ था। तो आई थिंक सो डिमांड हैज बीन सुपीरियर, 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। और अगर यहाँ से प्राइस सीमेंट की बढ़ी तो वो बहुत डायरेक्टली नेट प्रॉफिट मार्जिन में ही ऐड होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है और टर्न अराउंड हो सकता है। दूसरा, सिर्फ सीमेंट देखने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल्स की जितनी भी कंपनीज हैं, स्पेसिफिकली जो कंपनीज ब्लॉक्स बनाती है, कंपनीज जो बिल्डिंग मटेरियल स्ट्रक्चर्स बनाती है, सब में एक बहुत बड़ा अपलिफ्ट आ सकता है। तो वेरी पॉजिटिव ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स इन सीमेंट। इन तमाम काउंटर्स पर नज़र ज़रूर रखेंगे, पर कुछ और खबरों वाले काउंटर्स की भी बात कर लेते हैं जहां पर आज हम डिसेंट एक्शन देख रहे हैं। एक बार ग्रैन्यूल्स इंडिया को पुल अप करेंगे क्योंकि यहां पर जो है एक फंड जुटाने की बैठक हुई थी। हमने सुबह भी ओपनिंग के टाइम पे आपको बताया था कि आज यहां पर बोर्ड मीटिंग है और इस बोर्ड मीटिंग में QIP के ज़रिए जो फंड जुटाए जाएंगे उसमें प्रमोटर हिस्सा लेगा या नहीं, इस पर मार्केट की पैनी नज़र थी। अब जब 17,000 करोड़ के आसपास के फंड जुटाने को बोर्ड की मंजूरी मिली है, इसमें से जो 1400 करोड़ कंपनी जुटाएगी उसमें प्रमोटर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ ही लगभग 300-350 करोड़ का जो फंड है वो नॉन प्रमोटर एंटिटीज के लिए ही है। अब देखिए ये स्टॉक थोड़ा नीचे ज़रूर आया था 12 बजे के आसपास, पर उसके बाद अच्छी रैली पकड़ी है। लगभग 2% की आप कह सकते हैं निचले स्तरों से एक मूव हमने इसमें देखा है। एक बार राजेश जी, आपकी क्या रीडिंग है ग्रैन्यूल्स पे? क्योंकि मैं देख रही थी कि स्टॉक जो है अपने 2025 के हाईज यानी जनवरी के हाईज के आसपास है। क्या ये साल के अंत तक हम फिर से उस लेवल तक इसको आते देखेंगे? तो सृष्टि जी देखिए, बिल्कुल स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है और अगर हम इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक स्ट्रेंथ होल्ड आउट करते हुए देखने को मिल रही है। कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते हुए बनते हुए दिख रहा है। तो ग्रेन्यूल्स पे व्यू बुलिश ही है और हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 580 के ऊपर बना हुआ है ट्रेंड यहाँ पे बुलिश साइड पे ही रहेगा एंड देन
हायर साइड पे 650 हमें लगता है पहला एक इसके लिए सप्लाई जोन है। अगर वो यहाँ से क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर स्टॉक में 700 720 की तरफ चाल बनते हुए दिख सकती है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 580 के आसपास। और एक्यूमुलेट आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टॉक में एक अच्छा मूव भी, और जो स्टॉप लॉस और टारगेट बताए हैं वो आप ध्यान में ज़रूर रखें। पर इस भी शक्ति पंप को लेकर फिर से खबर आ रही है। देखिए हाल फिलहाल हमने नए ऑर्डर विंस की खबर शक्ति पंप में देखी है, और मेरा मानना है पिछले 10 दिनों से कई सारी खबरें आ चुकी हैं नए ऑर्डर विन की। अब यहाँ पर भी कंपनी को 357 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है, और स्टॉक की चाल भी देखें तो निचले स्तरों से लगभग 100 रुपए का मूव पिछले 10 दिनों में हमने शक्ति पंप्स के लिए देखा है। तो चलिए इस काउंटर को रेडार पे ज़रूर रखेंगे। पर एक और आईटी से जुड़ा काउंटर जिसकी सुबह से ही हम चर्चा कर रहे हैं वो है कोफोर्ज। देखिए यहाँ पर कंपनी ने बोला है कि 26 तारीख को इनकी बोर्ड मीट होगी, बट ठीक उसके पहले और इस अनाउंसमेंट के बाद खास तौर से हम देख रहे हैं स्टॉक में 4% से ज़्यादा की भी गिरावट है, और सुबह से ये गिरावट परसिस्टेंट है। अभिषेक से समझते हैं क्या कुछ है इसके पीछे की वजह। और अभिषेक, आमतौर पे तो बोर्ड मीट पे थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, ये तो सीधा उल्टा हिसाब है, 4.5% का कट, क्या कुछ है इसके पीछे की वजह? सृष्टि, इसके पीछे की वजह यह है कि आपको याद होगा कि पिछले साल सिग्निटी टेक के एक्विजिशन के लिए कंपनी ने फंड रेज किया था और क्यूआईपी किया था 2240 करोड़ रुपए का, और अब उनके बुक्स में ना कैश नेग्लिजिबल है ही नहीं, ऑलमोस्ट खत्म है मामला। और बाजार में इसी चीज़ को लेकर चिंतित है। आपको याद होगा कि मतलब जिस भाव पर क्यूआईपी रेज किया गया था वहां से फिर शेयर थोड़ा रीरेट भी हुआ, और उस प्राइस से जो स्प्लिट एडजस्टेड जो भाव है लगभग वहां से दोगुना हो चुका है। लेकिन निवेशक चिंतित क्यों हैं? चिंतित होने की वजह यह है कि देखिए फिर से इक्विटी डायलूशन को लेकर थोड़ा सा तनाव है, कैश कम है। अगली कुछ क्वार्टर्स तक कंपनी ने अपनी $2 बिलियन की जो रेवेन्यू उसका टारगेट रखा है, और पिछले एनालिस्ट मीट में कंपनी ने कहा था कि डेटा सेंटर में कंपनी निवेश करेगी नहीं। एक चीज़ और है कि जो कैश कन्वर्जन जो गाइडेंस है, अगर आप इनके पीयर से तुलना करेंगे स्पेशली मिड कैप में, तो सबसे कमज़ोर है। और फिर से ये फंड रेज, फिर से एक्विजिशन, क्या करेंगे, कहाँ पर पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि उसी दिन एनालिस्ट मीट भी है शाम को, जिस दिन ये फंड जुटाने को लेकर बैठक है। तो ये सब चिंताएं हैं, और 70% फ्री कैश फ्लो और पैट गाइडेंस को लेकर भी निवेशकों में जो है चिंता है कि कंपनी आखिर इसको किस तरह से अचीव करेगी। अगर कैश आप जुटाने जा रहे हैं, फिर उसका अगर मान लीजिए एक्विजिशन करने पे खर्च करते हैं, तो वही है, पोटेंशियल एक्विजिशन कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है। अब एनालिस्ट का ये मानना है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में, डेटा एनालिटिक्स में कंपनी मौके देख सकती है। और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो यूएस में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके अलावा एशिया पैसिफिक में अधिग्रहण ये संभव है। और हेल्थ के और यूके के पब्लिक सेक्टर वर्टिकल में भी कंपनी अवसर तलाश सकती है। तो ये थोड़ा सा ओवरहैंग है। 4.5% की गिरावट, शुरुआत में 5% शेयर टूटा, वहां से ज्यादा उभरा है नहीं। महीने भर में अगर आप देखेंगे 2% नीचे, 6 महीने में करीब 3% की गिरावट। 2025 में भी अंडर परफॉर्म किया है, 8% की नरमी हमने देखी है। साल भर में करीब 6% के आसपास की गिरावट। तो चौतरफा आप देखेंगे कि ये लाल निशानी है। तो कोफोर्ज को लेकर ये थोड़ी सी चिंता है, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि निवेशक परेशान हैं। एक राय भी ले लेते हैं। रोहन जी, कोफोर्ज क्या व्यू होगा आपका? जो निवेशक हैं वो क्या करें शेयर में? अभी भी कुछ ऐसा गलत नहीं लग रहा है, नंबर्स ठीक ठाक है। ऑफ कोर्स ये जो न्यूज़ है उसके हिसाब से थिंग्स कैन गो रॉन्ग, बट अभी भी कोई भी प्रॉफिट से लेके आउट परफॉर्मेंस से लेके एवरीथिंग इज फाइन एंड डिसेंट। सो आई थिंक सो होल्ड इज राइट फिलोसॉफी। देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या डिसीजन देती है और क्या वर्कआउट देती है। कोफोर्ज को लेकर ये भी है। चलिए, एक वक्त हो गया है और छोटे से ब्रेक का। इंडेक्स में तो मतलब कोई हरकत ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। 26,181 मतलब 26,200 तक जाता है और वहां से हल्की फुल्की फिर से रिवर्सल आ जाती है। ये कहानी है। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और जो बजिंग स्टॉक्स है, जहां पर खबरें हैं, जहां पर रिपोर्ट्स हैं, उनके बातचीत करेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी कहीं जाइएगा नहीं।
और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार में आज नजर डालें तो बिल्कुल सुस्त दिख रहा है। 28 अंकों की तेजी दिख रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी मामूली तेजी के साथ 59,300 के करीब कारोबार कर रहा है। यहाँ पे नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। चलिए अपने एक और एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं। राजेश भोसले जी हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी। आप बताइए आपके ट्रेड्स आज क्या है? आज अब बचे हुए आधे घंटे में कहाँ ट्रेड की सलाह दे रहे हैं आप? जी दो काउंटर काफी अच्छे लग रहे हैं। वो है, एक है एनएमडीसी। देखिए ऑलरेडी 3% का मूव आ चुका है काउंटर में, बट अगर आप इसका लॉन्ग टर्म अगर चार्ट्स देखें तो अक्टूबर 2024 के बाद एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो एनएमडीसी यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। 81 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 78 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। न्यू टर्म में लक्ष्य होंगे अराउंड 87 के। अलॉन्ग विद दैट दूसरा काउंटर जो अच्छा लग रहा है वो है जेएमआर एयरपोर्ट। ये भी अगर आप काउंटर देखें तो इसके वीकली चार्ट्स में एक मेजर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। रिसेंट करेक्शन के बाद वापस एक अप ट्रेंड जो है रिज्यूम कर रहा है। प्राइस और वॉल्यूम काफ़ी एक अच्छे एक स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। तो जेएमआर एयरपोर्ट में भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। 101 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। यहाँ से 114 के नियर टर्म लक्ष्य जो है जेएमआर एयरपोर्ट में रखनी चाहिए। के नियर टर्म के लक्ष्य है आपके जेएमआर एयरपोर्ट और एनएमडीसी। तो आज सुबह से कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी राय दी है। और एनएमडीसी के लिए जो टारगेट है 87 का, सुबह में भी एक एक्सपर्ट की यही का टारगेट यही था 87 के आसपास का। चलिए एक सेक्टर है जिस पर आज चर्चा करेंगे। रोहन मेहता जी, आपसे ये सवाल होगा निफ्टी ऑटो इंडेक्स को लेकर। 2025 की जो रैली रही काफ़ी स्ट्रांग रही है ऑटो शेयरों की, और मारुति में देखिए एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर दिखी है, और करीब करीब इस साल 50% की तेज़ी मारुति ने दिखाई है। मारुति नहीं, एमएनएम में 17%, हुंडई मोटर देखिए 30% की रैली यहाँ भी 2025 में दिखी है। आयशर 50%, इसके अलावा टीवीएस मोटर में स्ट्रांग गेन देखने को मिला है। तो ये पूरा साल ही ऑटो के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। क्या नया साल भी आपको लग रहा है कि ऑटो के लिए बेहतर है? और कुछ इन्वेस्टर्स को अगर कुछ चुनना है तो ऑटो में आपको क्या पसंद आ रहा है? ऑटो हैज बीन द टॉप सेकंड थर्ड रैंक बोलूंगा कि ये साल में सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज और पीएसयू बैंक के बाद। देखो ऑटो में अभी भी हमारी बेस्ट पिक है महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टीवीएस मोटर विच इज प्योरली आउट परफॉर्मिंग। पर एक चीज फॉर श्योर है, एक प्योर वैल्यू बाई के लिए दो चीज हमको बहुत अच्छी लग रही है। ऑन द फोर व्हीलर साइड मारुति इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड सेकंड ऑन द टू व्हीलर साइड आइशर मोटर्स भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे लग रही है। तो अगर कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मिंग चाहिए तो एमएनएम एंड टीवीएस मोटर, बाकी आइशर मोटर्स एंड मारुति लुकिंग वेरी गुड। यस, और आयशर मारुति ये 4 शेयर हैं रोहन जी के रडार पर। और सुबह हमारे साथ चंदन तापड़िया जुड़े थे मोतीलाल ओसवाल से, उन्होंने भी मारुति को खरीदने की सलाह दी थी। मारुति रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है, और बाकी भी अगर आप ऑटो एंसिलरी में भी देखेंगे तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग आपको नजर आएगा। राजेश जी, राय आपसे जेके टायर पर चाहिए। ये टायर लगातार दौड़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज 522 रुपये पर आज ये पहुंच गया, 52 वीक हाई। राजेश जी, क्या ये जो चाल है ये आगे भी जारी रहेगी? क्योंकि ऑलमोस्ट क्या ज़्यादा हो गया, 52 वीक लो से डबल से ज़्यादा हो चुका है अब तो जेके टायर। कितना अप मूव आप देख रहे हैं अभी आगे? तो क्लियर एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये इस सेगमेंट में, और जिस तरीके से अभी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के आसपास ही ट्रेड अब करते हुए दिखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर तो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। ये 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक एक अच्छा अप ट्रेंड को एग्जिबिट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये 425 430 के जोन को अगर ये 535 के जोन को निकालता है तो ये चाल फिर 600 की तरफ भी बढ़ सकती। तो अभी यहाँ पे पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। जिन्होंने लोअर साइड पे लिया हुआ है या ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, उन्हें सजेशन ये रहेगा कि 480 के आसपास के स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। और हमें लगता है जैसे ही स्टॉक 535 के लेवल क्रॉस करेगा तो फिर इसमें 600 रुपये तक की चाल भी आगे आने वाले महीनों में बनते हुए दिखेगी। तो बने रहे इस स्टॉक में, और हमें लगता है स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बने रहने की सलाह। यहाँ से तेजी अभी जारी रहेगी। कैपिटल मार्केट वाले शेयरों की हम चर्चा तो कर रहे हैं, उसी सेगमेंट की एक और कंपनी है केफिन टेक। ऊपरी स्तरों से तो काफी नीचे आई है, लेकिन पिछले 4 सत्र से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम इसमें फिर से बिल्ड हो रहा है। 1100 रुपये का भाव है।
और एक चीज़ और है कि इसमें जो OI एडिशन है वो ठीक ठाक है केफिन टेक में, अगर हम फ्यूचर्स में भी देखेंगे तो। राय आपके राजेश जी केफिन टेक को लेकर, क्या इसको लेके जा सकते हैं? BTST की सलाह देंगे इसमें आप? जी देखिए एक रेंज ब्रेकआउट डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ओवरऑल स्टॉक जो है 1000 लेवल्स के आसपास बेस बना रहा था और आज एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जो इसके की एवरेजेस है तो उसके ऊपर भी जो है प्राइस सस्टेन करे तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय किया जा सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो 1060 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। पोजिशनली अगर आप देखें तो यहाँ से 1180 से 1200 के लेवल जो है के फिनटेक में देखने को मिल सकते हैं। फिनटेक यहाँ पर रखनी है नज़र पर। पूरे कैपिटल मार्केट में आप देख सकते हैं कि AMC काउंटर्स भी अच्छा कर रहे हैं। एक बार पालविया जी HDFC AMC पर आपका व्यू, क्योंकि हाल फिलहाल ये स्टॉक भी संभलने की कोशिश कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? तो देखिए हमने पिछले कुछ दिनों में AMC स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखा था और HDFC AMC में भी हमें लगता है कि जिस तरीके का सेटअप बना है, एक करेक्शन के बाद यहाँ पे रिकवरी का ट्रेंड वापस आते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे जैसे ही स्टॉक 2720-30 के लेवल क्रॉस करेगा तो ये एक ब्रेकआउट ट्रेड होगा एंड देन फिर वहाँ पे 2775 2800 तक की चाल बनते हुए दिख सकती, तो बने रहना चाहिए। स्टॉक में स्ट्रेंथ है। नियर टर्म चार्ट पे 2680 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। 680 यहाँ पर आप स्टॉप लॉस ये मेंटेन कर सकते हैं और फिलहाल बने रहिए। देखिए तमाम AMC काउंटर्स में जो है हाल फिलहाल एक अच्छा मूव हमने देखा है। देखते हैं कि किस तरीके से आगे भी सस्टेन होता है। और जी हाँ, ICICI Pru AMC की जब लिस्टिंग हुई तो पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट लौटती हुई दिखी। बट आज देखिए एक थीम तो साफ है कि कुछ चुनिंदा आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ हैं, चाहे वो एक तरफ कोल इंडिया हो, कुछ फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हों, कुछ केमिकल कंपनीज़ हों, इनमें जो है रिन्यूड एक्शन हमने देखा है। साथ ही हम OMCs और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ इन सभी की चर्चा भी कर रहे थे। एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ भी अच्छा मूव दिखा रही थी। तो कहीं ना कहीं कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ अगर हम देखें तो। उसी में से एक स्टॉक है BEML। एक्चुअली कई दिनों के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डिसेंट मूव आया है। बट राजेश भोसले जी, आपका क्या व्यू है? लगातार तीसरा दिन है जहां पर BEML में हमने एक अच्छी चाल देखी है और मैं अगर लेवल्स की बात करूं तो पिछले 3 दिनों में कहीं ना कहीं 150 से पौने 200 रुपए के मूव ऑलरेडी दिखा चुका है ये स्टॉक। क्या लगता है आपको आगे भी ऐसा मूव कंटिन्यू होगा? जी देखिए लास्ट 3 सेशन में डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वीकली में भी अगर आप देखें तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है और डेली चार्ट में एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। तो पॉजिटिव मोमेंटम है शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म मूविंग एवरेज को रिकॉन्कर किया है। तो एक्सपेक्टेड है ये मूव जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखना होगा कि स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 1950 का। अगर आप देखेंगे तो नवंबर में एक फॉल आया था तो उसका जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है वो कहीं ना कहीं 1950 से 2000 के लेवल्स पे है। तो यहाँ पे बायस पॉजिटिव है। 1950-2000 के लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। तो कुछ काउंटर्स पर नज़र ज़रूर है। बट बात करते हैं कोल इंडिया की, क्योंकि आज ज़बरदस्त मूव कोल इंडिया के शेयर में हम देख रहे हैं। सुबह से ही जो लीडरशिप है कोल इंडिया की वो बरकरार है। अभिषेक से समझते हैं क्या कुछ है इसके पीछे की वजह और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं उनके पास जिसकी वजह से कोल इंडिया में एक ज़बरदस्त मूव है। अभिषेक, क्या है वजह? सृष्टि, देखिए कोल इंडिया वैसे तो काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन आज की तेज़ी के पीछे वजह यह है कि खबरें ऐसी चल रही हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट से कि इनकी जो वन ऑफ द सब्सिडरी कंपनीज है BCCL भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, उसका IPO आ सकता है। और सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी है कि IPO ये 2 हफ्ते में ला सकती है कंपनी। अब ये 417 रुपये का रिकॉर्ड बनाया था इसी साल मई में, तो वहां से अगर देखा जाए तो अब तो 15-17 रुपये की ही दूरी रह गई, क्योंकि आज 400 रुपये के लेवल को कोल इंडिया ने पार किया था। BCCL जो कि महारत्न दर्जे वाली पब्लिक सेक्टर की सब्सिडरी कंपनी है, और अगर इसका IPO आता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हमें कोल इंडिया के शेयरधारकों के लिए होती हुई दिखाई देगी। कोल इंडिया में आज तेजी का ये 5वां दिन है और 5 दिन में लगभग 4.5 से 5% के आसपास की तेजी हो चुकी है। अब ये BCCL का जो IPO होगा ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा?
आप ये देखिए कि अब कोल इंडिया इतनी बड़ी साइज की कंपनी, इतना बड़े स्केल पर इसके ऑपरेशंस हैं कि लगभग 12 देश विदेश में 12 इनके सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनीज हैं जिनके जरिए ये कंपनी कोल माइनिंग का काम करती है। और बीसीसीएल से जो रेवेन्यू आता है कोल इंडिया को, वो उनके टोटल रेवेन्यू का करीब 10% के आसपास का है, तो ये काफी एक बड़ी कंपनी होगी। आईपीओ साइज ऐसा कहा जा रहा है कि 1300 करोड़ रुपए का हो सकता है और 10% मान लीजिए अगर इक्विटी डायलूशन अगर हो रहा है कोल इंडिया में सरकार का, यानी कि कोल इंडिया का, तो जो प्री लिस्टिंग जो वैल्यूएशन होगा वो 13,000 करोड़ रुपए का होगा। पूरी तरह से ये ओएफएस होने के आसार हैं। तो ये ट्रिगर है कोल इंडिया के लिए। वैल्यू अनलॉकिंग पूरी तरह से उस पर नजर आगे रहेगी। देखते हैं कि आगे क्या खबरें आती हैं। फिलहाल तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ये कि पूरे मेटल्स और माइनिंग स्पेस में जो तेजी बन रही है उसका बेनिफिशियरी कोल इंडिया भी बन रहा है और तेजी हो रही है। हालांकि अगर आप साल भर में देखेंगे तो 4% के रिटर्न दिए हैं कोल इंडिया ने, ये आप ध्यान में रखिएगा। 6 महीने में सिर्फ 2% के, ये महीने भर में 6-7% के आसपास की तेजी बनी है और ये तो पूरे मेटल माइनिंग में ही हो रही है। तो देखते हैं कि आगे कब रेटिंग वगैरह होती है कोल इंडिया की इस आईपीओ के चलते। आईपीओ कब आता है, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं है, ना ही कोल इंडिया की तरफ से। ये सारे के सारे सूत्रों के आधार पर ही जानकारी है। लेकिन एक राय जरूर ले लेते हैं कोल इंडिया के शेयर को लेकर, एक टेक्निकल व्यू ही लेते हैं। राजेश जी, आपकी राय कोल इंडिया के शेयर को लेकर, क्या यहां से फर्दर आप अपमूव देख रहे हैं? आज तो ये निफ्टी का टॉप गेनर है और ये स्थिति हम कभी कभार ही देखते हैं कि निफ्टी में सबसे ज्यादा चलने वाला शेयर कोल इंडिया का हो। नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बना है और वीकली चार्ट भी एक अच्छे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है और जिस तरीके का मूव बना है यहाँ पे, हमें लगता है अब ये 395 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 415 420 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बने रहना चाहिए। आज एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव बना है और यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट बना है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे फॉलोअप बाइंग एक्शन बन सकती। तो अनदर 3 से 4% के अपसाइड के लिए यहाँ पे आइदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 395 फॉलो करे, फ्रेश बायर भी यहाँ पे पोजीशन बना सकते 395 के स्टॉप लॉस से। $395 के स्टॉप लॉस से आप कोल इंडिया में पोजीशन बना सकते हैं, ये राय है राजेश जी की। आज हम देख रहे हैं कि देखिए कोल इंडिया, मतलब आज पूरा जो एनर्जी का बास्केट है ना, चाहे वो कोल हो, पावर हो, रिन्यूएबल हो, इसके अलावा ऑयल एंड गैस हो, हर तरफ आपको तेजी दिखाई देगी। और रिन्यूएबल में एक शेयर इरेडा, जिसने आईपीओ पर धूम मचाया था, बाद में चीजें पता नहीं कहाँ स्टोरी खो गई। रोहन भाई, क्या हुआ इरेडा को? मतलब ये अभी थोड़ा मोड़ी तेजी आती भी है तो टिक नहीं पाती है इरेडा में। 138 के भाव, 3 सत्र की तेजी हो तो गई है। क्या करना चाहिए इसमें निवेशकों को? या आपकी बात राइट है। मीन्स वो स्टोरी एक पॉइंट फिज आउट हो गई। एक प्रॉफिट अभी भी ठीक ठाक है, बरकरार वो नहीं रहा। आई थिंक सो ग्रोथ फैक्टर मिस आउट हो गया। जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे डबल डिजिट्स के ऊपर, वो वहां पे नहीं हुआ और इट वाज एक्सपेंसिव आल्सो। सो ये पॉइंट पे होल्ड करना चाहिए, पर नहीं बाइंग इज नॉट रिकमेंडेड। होल्ड करें जिनके पास है, बट इसमें फर्दर निवेश की संभावना नहीं देख रहे हैं रोहन जी। आज हमारे से देखिए पूरा आर राजेश भोसले, राजेश पालविया, रोहन मेहता, पूरा ये ट्रायो है डेडली एकदम। लेकिन 3:15 थोड़ी देर में हो जाएंगे। उसके पहले जरा ये जान लेते हैं कि अगर आपको बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड लेना है कल के सत्र के लिए, तो आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए? शुरुआत राजेश भोसले जी आपसे करना चाहेंगे। बताइए कहां पर क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी, क्या बीटीएसटी करें? देखिए ऑलरेडी 2 काउंटर्स डिस्कस किया है, एनएमडीसी और जीएमआर एयरपोर्ट। ये भी काफ़ी अच्छा है बीटीएसटी के लिए। अलॉन्ग विद दैट एक काउंटर जो अच्छा लग रहा है वो है एम्फासिस। रिसेंटली एक शार्प रैली देखने को मिली थी, शार्प रैली के बाद प्राइजेस ने कंसोलिडेट किया एंड आज एक वापस एक पैन एंड पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी एक अच्छा फॉर्मेशन है, एक्सपेक्टेड है कि ऐसे एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं 2850 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे पोजिशनल टारगेट होंगे अराउंड 3100 के आसपास के। टारगेट होंगे 3100 के एम्फेसिस के लिए। राजेश जी, आपकी तरफ से सर बाजार में मतलब कोई निराशा ऐसी नहीं है, बट ये कि नहीं 2 दिन जब चल लिया ना तो एक दिन नहीं चले बाजार तो थोड़ी बेचैनी होती कि आखिर क्या रीजन है कि बाजार रुक गया। आप बताइए सर, स्टॉक में कहां पर आपको मोमेंटम और आगे एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है?
तो पहला स्टॉक तो पेटीएम पसंद आ रहा है। ये स्टॉक एक अच्छे अप मूव की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है और हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पे 1360 1370 की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। तो पेटीएम विद स्टॉप लॉस ऑफ 1310। दूसरा स्टॉक सिटी यूनियन बैंक पसंद आ रहा है। यहाँ भी एक अच्छी तेजी बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके से स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, सिटी यूनियन बैंक भी पसंद आ रहा है। 295 298 के टारगेट के लिए ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 284 का। एंड द थर्ड स्टॉक फार्मा स्पेस से बायोकॉन, यहाँ पे हमें लगता है कि ये मूव 415 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 400 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बायोकॉन पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस होगा करीब 395 का। नहीं, दो नहीं, 3 स्टॉक्स जो हैं राजेश पालविया जी ने दिए हैं और इन तीनों पे ही बाय की कॉल्स। देखते हैं किस तरीके का एक्शन रहता है। और जी हाँ, फार्मा स्पेस में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूड मोमेंटम है। हमने ग्लेनमार्क, लॉरस लैब, इन सभी पे पहले चर्चा की हुई है। अभी शो खुलने से पहले हम ग्रैन्यूल्स की चर्चा कर रहे थे। अब धीरे धीरे करके वो स्टॉक भी मजबूत हो रहा है, लगभग 2.5% की वहाँ पर तेज़ी है। बट इसी स्पेस से एक और स्टॉक है जिसका नाम है आरती ड्रग्स। अब इस स्टॉक की अगर बात करें तो पिछले 1 महीने में ऑलरेडी ये स्टॉक में काफ़ी गिरावट रही है। आप देख सकते हैं कि लगभग 520 के आसपास के लेवल्स थे, वहाँ से स्टॉक पिटता पिटता 380 तक आ गया, यानी 140 रुपए का करेक्शन सीधा आपने पिछले 1 महीने में देखा है। और अभी फ़िलहाल जाकर आज एकाएक 7% का उछाल है आरती ड्रग्स में। एक बार राजेश भोसले जी, आप क्यों ना इस पे राय दीजिए, क्योंकि देखिए मूव तो स्ट्रॉन्ग है, बट क्या वॉल्यूम बैक्ड मूव है ये, और क्या इस मूव पे भरोसा करना चाहिए? देखिए, एक डेड कैट बाउंस लग रहा है क्योंकि स्टॉक अराउंड 540 के आसपास ट्रेड करा था लास्ट मंथ एंड वहां से शार्प फॉल हुआ है। अभी एक काफ़ी ओवरसोल्ड होने के कारण बाउंस बैक आया है। पॉसिबली ये बाउंस एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 436 लेवल्स, बट यहाँ पे अगर बाउंस तक आता है तो पोजीशंस को लाइट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 50 EMA है एंड बीच में एक ब्रेकडाउन आया था तो वो भी अराउंड 435 436 लेवल्स के आसपास है। तो फिलहाल के लिए जिन्होंने लोअर लेवल्स पे लिया है होल्ड रख सकते हैं, बट अराउंड 435 के लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे एक बार एग्जिट करना चाहिए। लिए आरती ड्रग्स यहाँ पर रखेंगे नज़र, एक डेड कैट बाउंस की तरह इसको लें, और अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो उछाल में निकलने के मौके ज़रूर ढूंढें। बट एक और काउंटर ब्रॉडर मार्केट स्पेस में, उसमें आज अच्छा एक्शन है और स्टॉक का नाम है बेल राइस। देखिए, ऑटो कंपोनेंट की ही ये कंपनी है और अब कंपनी जो है अलग अलग सेगमेंट्स में भी जो है जा रही है। डिफेंस में भी अपना एक्सपोजर बढ़ा रही है, उसको लेकर उन्होंने एक करार भी किया है और साथ ही साथ एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है यहाँ पे। आइए तमाम जानकारी जानते हैं, विश्वमोहन जी ने पूरी रिसर्च की है। विश्वमोहन जी, क्या कुछ चल रहा है बेल राइस में? आज की जो एक बड़ी खबर थी वो थी तो ब्लॉक डील की थी। हालांकि वो था जो मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी वजह से वो उसको कम करना था, उस वजह से इस तरह की ब्लॉक डील हुई थी। और जो प्रोमोटर ग्रुप ने एक बड़ी हिस्सेदारी, करीब 6.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी उन्होंने बेची थी। 153 रुपये 70 पैसे का ये फ्लोर प्राइस था और करीब 5 करोड़ 83 लाख शेयरों का ये सौदा हुआ था जहां पर ये शेयर्स बिक्री की गई थी। और कहा जा रहा है कि कुछ बड़े प्लेयर्स यहां पर एंट्री भी लिए हैं और एक जोरदार तेजी है। हमने देखा था कि मई 2025 में इसी साल ये कंपनी लिस्ट हुई थी, 90 रुपए का इशू प्राइस था। वहां से देखें तो अब तक करीब 86% तक की तेजी आ चुकी है और पिछले 6 महीने में करीब 70% का उछाल इस कंपनी ने दिखाया है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस कंपनी को लेकर यह आया कि भारतीय सेना के लिए कंपनी एडवांस्ड मिलिट्री व्हीकल्स बनाने का टारगेट लेकर चल रही है और जो करार किया है इसके लिए वो किया है प्लासन सासा, इजराइल की एक कंपनी है, उसके साथ ही एक स्ट्रैटेजिक यहाँ पर एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है, जिसके बाद अब लग रहा है कि यहाँ पे आर्मर टेक्नोलॉजी कंपनी को इस इजरायली कंपनी के जरिए मिल पाएगी और आगे चल के इंडियन आर्मी की तरफ से बड़े ऑर्डर भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक बड़ा करार है और इसका फायदा लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। और कंपनी के रेवेन्यूज देखें तो आपको वहां पे बहुत बड़ी रेवेन्यू नहीं दिखेगी, 800 करोड़ के आसपास की एनुअल रेवेन्यू है, लेकिन आगे इसमें एक बड़ा जंप दिख सकता है। जिस तरह के पोटेंशियल इस कंपनी में 20 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और नए ग्रोथ के एवेन्यू
रेवेन्यूज यहाँ पर कंपनी तलाश रही है, उसका फायदा आने वाले समय में डेफिनेटली मिलेगा। और ये जो आर्मी के लिए जो गाड़ियाँ बनाने वाली है, इसमें बॉर्डर एरिया और जो मुश्किल इलाकों में भी जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए पूरी चेचिस और जो डिजाइन है इस कंपनी ये तैयार करेगी, और जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज होगी वो इजराइल की कंपनी यहाँ पर देगी। तो बुलेट प्रूफ और माइन से सुरक्षा वाली इस तरह की गाड़ियां बनाई जाती है जो इंडियन आर्मी को डिलीवर करेगी, और साथ ही आगे और भी कुछ नए ऑर्डर्स इस तरह के इंडियन आर्मी की तरफ से मिल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट है जिस खबर की वजह से इस तरह की तेजी यहां पर मिल रही है, और जो नया करार हुआ इजरायली कंपनी के साथ ये एक बड़ा गेम चेंजर यहां पर लग रहा है। चलिए एक राय भी ले लेते हैं, पालविया जी से लेते हैं। सर, बेलराइज इंडस्ट्रीज को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? क्या मौके हैं क्या, या अभी काफी चल चुका है, 85% तक का रन अप आ चुका है, अपने इशू प्राइस से अभी दूर रहे? तो देखिए काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर है बेलराइज का। अगर हम डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे देखें और वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है। आज एक अच्छा अप मूव बनते हुए दिखा था। वॉल्यूम एक्शन तो जैसा आपने बताया कि एक ब्लॉक डील के चलते एक वॉल्यूम एक्शन में भी एक अच्छा स्पाइक आज आते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन है यहाँ पे, इसका जो ब्रेकआउट लेवल है हायर साइड पे वो करीब 178 180 के जोन पे है। अगर ये 180 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर इसकी चाल 200 220 की तरफ भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बने रहे। जिनका थोड़ा सा मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश का नजरिया है उनके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है, जब तक ये 150 के ऊपर बना हुआ है हमें लगता है छोटी मोटी गिरावट पे ऐड ही करना चाहिए। गिरावट पे ऐड करने की सलाह है, यहाँ से भी आपको लग रहा है कि कुछ पोटेंशियल है। एक और स्टॉक है वोडा आइडिया का, इस पर भी नज़र माने महीने भर में देखिए तो एक अच्छी तेजी आई है। क्या अभी भी यहाँ पर एंट्री पॉइंट बन रहे हैं या नहीं, ये समझ लेते हैं एक बार रोहन मेहता जी से। रोहन जी, क्या लग रहा है फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा लग रहा है? 12 के ऊपर निकल चुका है और महीने भर में देखिए तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर आ चुकी है। क्या और पोटेंशियल आपको दिख रहा है 2026 के लिए? इसे रखना चाहिए क्या पोर्टफोलियो में, या निकल जाए? आई थिंक सो द वर्स्ट इज बिहाइंड, और यहाँ पे प्योर 3 प्लेयर है। हमको ऐसा लग रहा था बहुत लोगों को कि ये टिक नहीं पाएगा, बट इट कुड बी अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर बाय आउट टू बिग हाउस। तो एक वो कंडीशनिंग से ऐसा लग रहा है कि इट शुड बी होल्ड अंडर द पोर्टफोलियो। मींस अभी वर्स्ट यहाँ से खत्म है तो यहाँ से इट कैन बी अ डबल आउट स्टोरी इन 2026। 2026 के लिए जो आउटलुक है वो यहाँ पर बेहतर दिख रहा है। इसी के एक और कॉम्पिटिटर है जो लीडर भी है, भारतीय एयरटेल। इस पर भी एक राय ले लेते हैं। आप राय दे भोसले जी, क्या लग रहा है? भारतीय एयरटेल 1% से आज तो ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है, आगे की राह भारतीय एयरटेल आपको बेहतर लग रहा है क्या? आज कमजोर है, एंड अगर आप देखें तो जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है अराउंड नवंबर का, तो वहीं पे कहीं ना कहीं एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है। तो फिलहाल के लिए फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। वापस स्टॉक 2160 के ऊपर सस्टेन करता है और उसके बाद ऐड करना चाहिए। उसके बाद पॉसिबली स्टॉक जो है 2250 या 2280 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। कोई डिप आता है नियर टर्म में टुवर्ड्स 2080, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पे ऐड कीजिए। तो अभी फिलहाल के लिए नो ट्रेडिंग जोन में 2080 के आसपास आता है तो वहां पे ऐड कीजिए, या फिर ब्रेकआउट के बाद 2160 के ऊपर बाय कीजिए। 2160 के ऊपर बाइंग करनी है या फिर थोड़ा सा नीचे जाने पर? भारतीय एयरटेल अभी नो ट्रेड जोन में है, 1% की गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। रोहन जी, एक राय आपसे ना इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पर चाहिए। जो कुछ हुआ सबने देखा, पूरे देश ने देखा, कोई ऐसा छूता नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि इंडिगो का मामला क्या है। लेकिन यह है कि हाँ, जैसे जैसे एपिसोड ये क्लोज हुआ, शेयर में हमने लोअर लेवल से रिकवरी भी देखी। 4650 से चल के अभी 5150 पर ये आ गया। लगभग 500 रुपये की रिकवरी तो आ गई है, 10% रफली। लेकिन अब ये एक रेंज में चला गया है शेयर। ये क्या राय होगी, अब ये शेयर क्यों नहीं चल रहा है? क्या अब लोगों को इसके अर्निंग्स का इंतजार है? अब जो भी एक्शन बनेगा वो Q3 के नतीजों के बाद ही बनेगा, तब तक क्या करें निवेशक? Yeah, first of all, we hold Indigo in our portfolio.
देखो इंडिगो में जो हुआ वो बहुत सारी फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर सकते हैं, पर ओवरऑल द फैक्ट ऑफ इंडियन एविएशन इज दैट वी हम इंडिगो के बिना नहीं रह सकते हैं। और अगर कोई भी नया कंपटीशन आए वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज प्लेन्स कहाँ से लाएंगे, पायलट्स कहाँ से लाएंगे, उसका किसी के पास आंसर नहीं है। तो इंडिगो वो पॉइंट पे आज की डेट में वी बिलीव दैट इट्स अ ग्रेट वैल्यू बाय। 4800 4900 पे स्क्रीमिंग वैल्यू बाय था, पर यहाँ पे और बेटर हो रहा है। और शायद एक या दो क्वार्टर में थिंग्स विल गेट सस्टेन हो जाएगा, और फेस्टिव वैकेशन सीजनिंग भी है, सब कुछ बढ़िया है। तो आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड बाय फ्रॉम हियर। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन यहाँ से एक बढ़िया बाई है। ये व्यू है रोहन जी का। एक राय ना श्रीराम फाइनेंस के शेयर पर लेना चाहेंगे। आज फिर से देखिए कि जो तेजी है 2.5% की है, डे हाई के आसपास शेयर आपको दिखाई देगा। MUFG बैंक ने जो डील की है जापान के 20% स्टेक लेने के लिए, और अब तो ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या श्रीराम फाइनेंस बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन देगी, क्योंकि इतना एक मेच्योर एक इन्वेस्टर आ रहा है जो बोर्ड में भी जिनका दखल होगा। सारे बॉक्सेस टिक हैं वैसे श्रीराम फाइनेंस के लिए राजेश पालविया जी। और 850 से जो शेयर ने गियर बदला, अब सीधे 950 के पार निकल गया है ऑल टाइम हाई पर। आप और तेजी यहां से देख रहे हैं राजेश जी, क्या करें श्रीराम फाइनेंस में? तो ये काफी अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है इस स्पेस में, और जिस तरीके से स्टॉक में ये 4th मंथ है जहां पे स्टॉक एक अच्छी पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री को कंटिन्यू करते हुए देखने को मिला है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ही जोन में बना हुआ है। हमें लगता है जिस तरीके का बाइंग फ्लो देखने को मिला है डिस्पाइट ऑफ सो मच ऑफ रैली, आई थिंक यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट काफी कॉन्फिडेंट है। और हमें लगता है जब तक ये अभी 930 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड बुलिश साइड पे ही रहेगा, एंड देन हो सकता है कि ये स्टॉक 4 डिजिट की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। तो 930-35 के आसपास के स्टॉप लॉस ट्रेल करें जिनके पास भी पोजीशन है। आपको ट्रेल करना है एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में श्रीराम फाइनेंस का शेयर। और जी हाँ, डील के बाद जो है हमने देखा कि स्टॉक में लगभग 10% की तेजी आई है डील अनाउंस होने के बावजूद भी। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर भारत की मेक्सिको के साथ जो है वो बातचीत जारी है। ऐसी आप देख सकते हैं कि एजेंसीज के हवाले से फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ हमें पता चल रही है, जहाँ पर 50% टैरिफ में छूट को लेकर बातचीत हो रही है। बताया यह जा रहा था कि कुछ एक ऑटो कंपोनेंट्स और साथ ही ऑटो इंडस्ट्री को भी जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बट भारत की मेक्सिको के साथ बातचीत जारी है। 50% टैरिफ तो लगाने की बात हुई है, बट उस पर क्या कुछ नेगोशिएशंस होता है उस पर दोनों ही पार्टीज चर्चा कर रही हैं। एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसको लेकर देखेंगे क्या कुछ डेवलपमेंट रहता है। बट बाजार बंद होने में कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं और आज पूरे ही दिन बाजार की चाल देखे तो थोड़ी सुस्त ज़रूर रही है। बट अच्छी बात यह है कि हम ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा नहीं लुढ़के हैं। कहीं ना कहीं आज फिर से हमने 26,150 के ऊपर क्लोजिंग की तरफ हम चल रहे हैं। और साथ ही निफ्टी बैंक हल्के से हरे निशान में है, पर पूरा दिन जो है एक बहुत ही टाइट रेंज में आपने निफ्टी बैंक को कारोबार करते हुए देखा है। चोलामंडलम आज खबरों में रहा, ये स्टॉक में लगभग 6% की तेजी थी। उसके साथ रेलवे काउंटर्स में जो है तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। इरकॉन में एक बहुत बढ़िया मूव, राइट्स आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन एक्शन। और साथ ही कुछ एक PSU काउंटर्स भी जिसमें कोल इंडिया, BEML जैसे स्टॉक्स हैं, उनमें एक अच्छा एक्शन था। पावर स्पेस में से PFC और REC भी बड़े दिनों के बाद आपको उछलते हुए नजर आएंगे। राजेश पालविया जी, एक क्विक टेक आपका REC और PFC पे। एक्चुअली बहुत ही दिनों के बाद जो है ये स्टॉक्स में मूव आया है, क्योंकि हाल फिलहाल नंबर्स भी बहुत निराशाजनक थे गाइडेंस के फ्रंट पे। बट आपका क्या कहना है, दोनों में से कोई स्टॉक? PFC REC दोनों के सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट हमें लगता है PFC यहाँ से लिया जा सकता है, और हमने इस पे रिकमेंडेशन भी दिया है 368 370 के टारगेट के लिए। एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन बनाए हैं स्टॉक ने, तो बाय करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस ऑफ 346। ठीक है, 346 का स्टॉप लॉस PFC के लिए। PFC हो गया, REC हो गया, इरडा हो गया, पावर ग्रिड हो गया। आज जितने भी आप पावर वाले शेयर देखेंगे ना, आपको उसमें तेजी दिखाई देगी। बाजार थोड़ा सा लैकलस्टर रहा आज के सत्र में, रेंज बहुत डिफाइंड रही।
2:30 बजे के आसपास ऐसा लगा कि शायद 25,200 के ऊपर 26,200 के ऊपर जाकर निफ्टी टिक जाएगा, लेकिन वहां से फिर से हमने देखा कि बेयर्स अपनी ग्रिप थोड़ी सी मजबूत की और एक हर्डल रहा। ऑप्शन चेन से भी वो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 26,200 को क्रॉस करने में थोड़ी सी ना मेहनत करनी पड़ेगी। करीब करीब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई कॉन्सेंट्रेशन उस लेवल पर है। लेकिन चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज एक रेंज का कारोबार, करीब 100-110 अंकों की निफ्टी की रेंज रही। निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 पॉइंट की रेंज रही और 2 दिनों की जो तेजी थी उस पर फिलहाल तो ब्रेक लगती हुई आपको दिखाई दे रही है। निफ्टी है 6 अंक कमजोर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 27 अंकों की गिरावट पर आज की क्लोजिंग हुई है। एक चीज हरी है वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। आप देखिए 1674 शेयर आज तेजी के साथ बंद हुए हैं और 1250 शेयरों में आज हमें दिखी है कमजोरी। लीडर आज का रहा बाजार का कोल इंडिया, लगातार 5वें सत्र में तेजी, करीब 4% आज चढ़ा, 400 रुपए के ऊपर भी निकला क्योंकि बीसीसीएल जो कि इनकी सब्सिडरी है उसके आईपीओ की बातचीत चल रही है, उसकी खबरें निकल के आ रही हैं। बाकी हमने देखा कि श्रीराम फाइनेंस ये तो खबरों में है ही, अपनी डील के चलते आईटीसी में बाइंग आई है आज 1.5% के आसपास की। इसके अलावा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, दोनों शेयरों में आज के सत्र में हमने तेजी देखी। लेकिन जहां से बाजार पर प्रेशर बना निश्चित तौर पर वो थे आईटी स्टॉक्स। इन्फोसिस करीब 1.5% टूटा। कल की तेजी के बाद कल की जो तेजी थी ऑलमोस्ट मतलब काफी हद तक उसको गंवा दी। इसके अलावा भारतीय एयरटेल में हमने नरमी देखी। बजाज ऑटो का शेयर कमजोर हुआ। इटर्नल आज फिर से थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि शायद संभल जाएगा, लेकिन 1% की नरमी, लगभग डे लो पर आकर ये शेयर क्लोज किया है। वायदा में देखेंगे तो चोला इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने कोबरा पोस्ट के एलिगेशंस को लेकर सफाई दी तो शेयर ये चला ठीक ठाक। बाकी कोफोर जो हमने देखी करीब 5% के आसपास की नरमी, क्योंकि फंड रेज की बातें चल रही है। 26 तारीख को बोर्ड बैठक है, उस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो ये रहा बाजार का आज पूरा का पूरा हाल। जाते जाते निफ्टी आपको हर निशान में दिखाई देगा। तो टेक्निकली निफ्टी ने लगा दी है तेजी की हैट्रिक, 4.25 अंकों पर बंद हुआ है। 26,177 का लेवल 26,230 के आसपास तक गया था आज इंट्राडे में और निफ्टी बैंक ने 59,300 के आसपास क्लोजिंग की है, बिल्कुल सपाट। चलिए इस शो को यहीं पर समेटेंगे। राजेश जी, राजेश भोसले जी, राजेश पालविया जी और रोहन मेहता जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। फिलहाल सृष्टि को, विश्वमोहन को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी कल की तैयारी, अभी आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।